So friends, welcome you all to one more episode of AMG संवाद। शनिवार की इस इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर दीपेश मेहता फ्रॉम बेंगलुरु। दोस्तों, वैसे तो ये इन्होंने एक अपनी किताब लिखी है जिनके बारे में शायद आप सबको मेजोरिटी लोगों को पता होगा। इन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसका सब्जेक्ट था पावर योर चाइल्ड्स फाइनेंशियल फ्यूचर। अभी किताब में बच्चों के बारे में बात कही है हमारे दीपेश जी ने। और आज ऑल टुगेदर देयर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, ये रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी क्या है, क्या नया कंसेप्ट है, कैसे हमको इसको पिच करना चाहिए, इससे हमें क्या फायदे होने चाहिए। सो आई एम हैंडिंग ओवर द सेशन टू दीपेश एंड ही विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज वेल। बताएंगे अपने बारे में। एंड सबसे बड़ी बात, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अस एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प ईच अदर। So, over to you, Dipesh. Thank you, मिलिन। दोस्तों, मैं अपना सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूंगा या सिर्फ इंग्लिश में चाहिए? हाउ डू यू वांट? Dipesh, मिक्स रखिएगा, इट विल बी बेनिफिट टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, चलो। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ आधा मिनट में देता हूँ। सो मेरा नाम दीपेश मेहता है और मैं बेंगलुरु से हूँ। मैं एक MFDU म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा फर्म का नाम है हैप्पी इन्वेस्टर फिनसर्व LLP। और हम लोग ये म्यूचुअल फंड का काम लास्ट 14.5 साल से कर रहे हैं बेंगलुरु में। सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ एंड यस, लेट्स कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द एक्चुअल सब्जेक्ट सेशन। तो उसके बारे में हम लोग मैं उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो दोस्त, मैं जब आप लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फैमिली के साथ बात कर रहा हूँ। हम लोग सब एक साथ में जुड़े हुए हैं। आप MFD हो, मैं भी MFD हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं भी सीखूंगा आपसे भी, आप भी सीखोगे, हम दोनों ग्रो होना चाहिए। दिस इज व्हाट द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन। ओके, तो आज का सेशन है रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी। इसके बारे में हम लोग बात करें। तो कुछ सिंस रिटायरमेंट के बारे में है, मैं आपको एक 2-3 पॉइंट बताता हूँ रिटायरमेंट और रिटायरीज के बारे में। रिटायरी मतलब जो बंदा रिटायर होके आया है या जो रिटायर होने वाला है, उसको हम लोग रिटायरी बोलते हैं। रिटायरमेंट सोल्यूशन एक बहुत बड़ा स्कोप है। इट हैज अ ह्यूज स्कोप बट इट्स ए नेग्लेक्टेड सेगमेंट। एक काफी बड़ा सोल्यूशन है जो हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिटायरी के पास आज खुद रिटायरीज हैव रेडी मनी दैट कुड बी डिप्लॉयड। ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूँ कि सोचो आपके पास एक कोई क्लाइंट आता है जो 35 इयर्स का है। वो आपके साथ 20,000, 40,000, 50,000 की SIP कर सकता है। बट एक 60 इयर्स का रिटायरी आता है, उसके पास ऑलरेडी 25-30 लाख रुपया रेडी है ऑलरेडी। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास एक बड़ा बिजनेस जो वो रिटायरी ने अपने लाइफ टाइम में कमाया हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। So they already have ready money that could get deployed. रिटायरीज का प्रॉब्लम क्या है कि उनको सब लोग अप्रोच करते हैं और बैंक्स, प्राइवेट डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशंस आर चेजिंग देम, क्योंकि इन सब के पास डेटा है कि जब एक आदमी रिटायर होके आता है, उसके पेंशन या वो एक प्रॉपर्टी सेल करता है या उसके पास कोई ऐसा पेंशन फंड था जिसमें से वो बाहर निकल के 2-2.5 करोड़ उसके पास थे। तो सब लोग इनको चेस कर रहे हैं। बट रिटायरीज आके एक रिलायबल पर्सन को के बारे में खोजता है, उसके बाद उसको ढूंढता है एंड ही एंश्योर्स दैट आई नीड अ रिलायबल पर्सन टू डिप्लॉय माय रिटायरमेंट फंड्स। तो ये हो गई बात रिटायरमेंट और रिटायरीज के बारे में। मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगला नेक्स्ट 45 to 60 मिनट जो हम लोग बात करेंगे रिटायरमेंट और रिटायरीज के बारे में ही बात करेंगे, इसके अलावा कोई भी बात नहीं करेंगे। रिटायरीज आके एक स्टिकी क्लाइंट्स है। आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर एक रिटायरी अगर आपके पास जुड़ जाता है, वो जाके कोई बैंक वाला आया या कोई दूसरा कोई आया तो बहुत कम ऐसा सिचुएशन होता है कि वो अब उसका AUM आपसे मूव करके किसी और के पास जाता है। तो ही इज ए स्टिकी क्लाइंट। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, दिस इज अ ह्यूज 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 एरिया दैट वी कुड एक्चुअली फोकस एंड देन गेट बिजनेस। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि रिटायरिंग के लिए आप क्या डिफरेंट सोल्यूशन दे सकते हो।
some solutions and suggestions that we could give. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं सर सिंस यू आर ऑलरेडी रिटायर्ड यू शुड नॉट हैव मोर देन 50% इन इक्विटीज। तो जो कोई रिटायरी आपके पास आता है और बोलता है मेरे पास 2 करोड़ है, हम क्या बोलते हैं, आप रिटायर्ड हो गया, आपके पास 50% के ऊपर इक्विटी के पास नहीं, इक्विटी से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या हम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि आप रिटायर्ड हो, सेफ्टी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, आपको तो पूरा पैसा बॉन्ड्स डिपॉजिट्स में रहना चाहिए। हम लोग एटलीस्ट नहीं बोलते हैं, तो एटलीस्ट रिटायरीज के दूसरे लोग बोलते हैं कि तुम तो रिटायर हो गया, सब पैसा तुमको सेफ्टी में डालना चाहिए। माय क्वेश्चन इज दिस सॉल्यूशन राइट दैट द रिटायर इज गेटिंग? नो राइट, इट्स नॉट राइट। ये सब जनरल स्टेटमेंट है। तो एक पॉल लेते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए, अकॉर्डिंग टू यू what should be the ideal percentage of equity for a retired client? आपके पास कोई रिटायर्ड क्लाइंट आया है और मैं आपको पूछ रहा हूं कि उस बंदे को इक्विटी उसका रिटायरमेंट कॉर्पस में कितना परसेंटेज होना चाहिए? शुड ही बी 0 इन इक्विटी, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80 और 80 एंड अबव? बहुत लोग आंसर्स दे रहे हैं, यस ए बी सी डी 30 60, यस काफी आंसर्स अपने को आ रहा है, गुड गुड, ओके नाइस, मतलब सब लोग एक्टिव हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके आपका कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग उसको बाद में आंसर करेंगे, मैं पहले बेसिक्स को कवर कर लूंगा। गुड ओके चलो हम लोग बाद में इसका आंसर हम लोग बाद में देखेंगे कि कितना होना चाहिए। लेट अस देन मूव फॉरवर्ड। So some questions that we need to ask ourselves, what value are you adding to your clients? आपके पास अगर कोई रिटायरी क्लाइंट है, मैं क्लाइंट्स बोलूंगा, जहां मैंने क्लाइंट्स शब्द यूज किया उसका मतलब है रिटायर्ड क्लाइंट्स। What value are you adding to your retired clients? How are you practically giving them solutions rather than doing an asset allocation between equity, debt and other assets? हम लोग सब रिटायर्स को जाके बोलते हैं कि थोड़ा पैसा इक्विटी में डाल दो, थोड़ा बॉन्ड्स में डाल दो, थोड़ा पैसा गोल्ड में डाल दो, ऐसा एसेट एलोकेशन कर दो करके हम लोग बोल रहे हैं। बट प्रैक्टिकली वो रिटायरी के लिए क्या काम आ रहा है? हाउ आर वी एडिंग वैल्यू? वो तो सब कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी बोल रहा है, बैंक्स में जाए तो रिटायरी को ऐसा भी बोलता है कि सर आप डेट कर दो, एफडी कर दो। तो हाउ आर यू एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ए रिटायरी? What will happen to the withdrawals when equity markets are down? तो मैं आपको एक क्वेश्चन, एक पॉइंट बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट में ये कॉन्सेप्ट होता है, एक सेफ्टी, एक होता है लिक्विडिटी, एक होता है रिटर्न्स। हर इन्वेस्टर को हाईएस्ट सेफ्टी चाहिए, हाईएस्ट लिक्विडिटी चाहिए और हाईएस्ट रिटर्न्स चाहिए। एग्री करते हो सब लोग? राइट हम लोगों को सब हाईएस्ट सेफ्टी चाहिए, हाईएस्ट लिक्विडिटी चाहिए और हाईएस्ट रिटर्न चाहिए। बट द फैक्ट ये है कि ये तीनों सिंगल प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलता है। चलो एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग एफडी देखते हैं, एफडी में आपको सेफ्टी मिलता है, लिक्विडिटी मिलता है, रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता है। इक्विटीज की बात करते हैं, इक्विटीज में आपको लिक्विडिटी मिल जाएगा, रिटर्न्स मिल जाएगा, बट सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते। रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट में सेफ्टी मिल जाता है, रिटर्न्स मिल जाता है अगर वो 8-10 साल प्रॉपर्टी को रखता है, बट उसको लिक्विडिटी इमीडिएटली उसको नहीं मिलता है। तो एक ही प्रोडक्ट में आपको सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स नहीं मिलता है। बट रिटायरी के लिए क्या चाहिए? उसको सेफ्टी चाहिए, उसको लिक्विडिटी चाहिए और उसको रिटर्न्स भी चाहिए। तो हाउ डू यू डू दैट? एंड दैट इज वेयर द बकेट स्ट्रेटजी टुडे विल गिव एन आंसर टू द इश्यूज ऑफ रिटायरीज, और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एक मिनट, एक चीज मैं आपको बताता हूं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्रेटॉन, CRATON। इसका मतलब क्या है? कॉर्पस रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ नीड। डू वी ऑल अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि नॉट ऑल द मनी इज रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम? आपके पास एक रिटायरी क्लाइंट है और उसके पास 1 करोड़ रुपया है, क्या उसको पूरा 1 करोड़ रुपया एक ही महीने में चाहिए? नहीं, राइट? He needs money over a period of
200-300 months during his lifetime. मतलब उसको अगर हम लोग आज दूसरे क्लाइंट से भी कंपेयर करते हैं, तो सोचो आपके क्लाइंट के पास एक करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपया उसको अलग अलग फेजेस पे चाहिए, राइट? कुछ पैसा आप इमरजेंसी फंड में डालोगे, कुछ पैसा उसको शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए डालोगे, कुछ पैसा आप उसको मीडियम टर्म नीड्स के लिए डालोगे, कुछ पैसा उसके लॉन्ग टर्म नीड्स में डालोगे, राइट? तो ये सेम कॉन्सेप्ट रिटायरीज के लिए भी हो सकता है। अगर आपके रिटायरी क्लाइंट के पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप उस 1 करोड़ रुपए को आप अलग अलग टाइम फ्रेम में आप डिवाइड कर सकते हो। कुछ पैसा उसके इमरजेंसी के लिए रख सकते हो, कुछ पैसे उसके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, मीडियम टर्म नीड्स के लिए और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए कर सकते हो। उसको बोलते हैं क्रेटन, कॉर्पस रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ नीड। रिटायरी के लिए क्या चाहिए? उसको एक इमरजेंसी फंड चाहिए और उसको नेक्स्ट 3 से 4 साल का विड्रॉल का 3 से 4 साल का जो महीने का एक्सपेंस होता है उसको रिक्वायरमेंट चाहिए। सब पैसा उसको एक दिन के लिए नहीं चाहिए। बट क्लाइंट क्या सोचता है, उसको पूरा पैसा कभी भी जरूरत पड़ सकता है। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं इसके बारे में, प्रेजेंटिंग रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी में जो आपको जो एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर अ रिटायर्ड पर्सन, क्या आप आंसर कर सकते हो? चैट बॉट में लिख सकते हो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर अ रिटायरमेंट पर्सन। आंसर्स आ रहे हैं, कैश फ्लो, इमरजेंसी फंड, रेगुलर इनकम, मेडिकल एडवर्सिटी। यस, द आंसर इज रेगुलर कैश फ्लो एवरी मंथ। एक रिटायरी के लिए रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, क्योंकि वो उसका सैलरी या बिजनेस इनकम बंद करके रिटायर होता है। All that he needs is a regular cash flow coming in every month. That's it. बाकी उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ रेगुलर कैश फ्लो एवरी मंथ चाहिए। सोचो अगर एक पर्सन के पास 5 करोड़ है डिप्लॉय करने के लिए, what we could do, we could create buckets and divide money in different buckets based on needs. एक रिटायरी के पास अगर 5 करोड़ है, तो आप उसको अलग अलग बकेट में आप पैसा डाल सकते हो। थोड़ा पैसा यहाँ पे, थोड़ा पैसा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मेरे फर्म में 40 रिटायर्ड क्लाइंट्स है और वो 40 रिटायर्ड क्लाइंट्स के लिए हम लोग ये स्ट्रेटेजी रन करते हैं और हम ग्रो होंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आपको ग्रो होना है तो रिटायरी का पैसे की आपको बहुत ही सपोर्ट चाहिए बड़ा एयूएम बनाने के लिए। तो इस बकेट को बकेट 0, 1, 2, 3, 4 करके मैंने नाम रखा हुआ है। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी। रिटायरी का पैसा अलग अलग बकेट में डालना है, उसको रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी बताया है। ओके, आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, आई विल बी स्लो, बट माय आइडिया इज दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू फॉलो दिस। अच्छा, ये जो रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आके आउटलुक मनी ने कवर किया हुआ है, मिंट ने कवर किया हुआ है, क्योंकि ये काफी एकदम डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। तो बस मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। ये आउटलुक मनी 2020 में आउटलुक का जो मैगजीन है, उधर आउटलुक मनी का जो मैगजीन है उधर का स्क्रीनशॉट है ये। तो काफी फेमस है ये स्ट्रेटेजी, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस इज व्हाट आई कुड अश्योर यू फ्रॉम माय एंड। तो सम क्वेश्चंस फॉर ईच बकेट टू अंडरस्टैंड बेटर। तो अभी आप समझिए कि रिटायरी के पास कुछ फिक्स्ड अमाउंट है और आपको अलग अलग बकेट में पैसा डालना है। अभी हम लोग बकेट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज दिस बकेट फॉर? ये बकेट किसके लिए है? ये पैसा बकेट में कब यूज होगा? When should the money be invested? How to refill this bucket? तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो आपके पास, आपके क्लाइंट के पास सोचो 2 करोड़ रुपया है। वो 2 करोड़ रुपया अलग अलग बकेट में आप मूव करोगे, इसको बोलते हैं बकेट स्ट्रेटेजी। बकेट 0 क्या है, बकेट 1 क्या है, 2 क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये कब ये बकेट से पैसा निकालना चाहिए, कब यूज होगा, ये भी बताऊंगा। कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए हर बकेट का पैसा, वो भी बताऊंगा। इसको जब ये निकालोगे तो बकेट खत्म होगा, ये रिफिल कैसा होगा मैं ये अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। ओके,
लेट्स मूव फर्दर। अभी मैं बकेट 0 के बारे में बता रहा हूं। व्हाट इज दिस बकेट फॉर? दिस इज कॉल्ड एज इमरजेंसी बकेट। बकेट मतलब बाल्टी। जो मंथली एक्सपेंस है उसका 24 मंथ्स का पैसा इसमें होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट के पास जाते हो, आप उसको पूछोगे आपका मंथली एक्सपेंस क्या है। क्लाइंट बोलता है मेरा मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपया है। तो 50,000 इंटू 24 टाइम्स 12 लाख रुपया होता है। ये 12 लाख रुपया आके आप बकेट 0 में आप डालोगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज इमरजेंसी बकेट। When should this money be used? Only during medical emergencies, not for regular expenses. आप रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के बाद में अगर क्लाइंट को मेडिकल इमरजेंसी आई तो आप क्या करोगे? क्लाइंट को मेडिकल इमरजेंसी बकेट 0 से आप पैसा उठा के आप उसको दोगे। Where should this money be invested? ये नॉर्मली जॉइंट एसबी अकाउंट, लिक्विड फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स में थोड़ा पैसा जाना चाहिए। आप बोलोगे कि पूरा पैसा लिक्विड फंड में ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लाइंट को इमीडिएट नीड भी जरूरत पड़ती है। आज सैटरडे, क्लाइंट को अगर पैसा चाहिए तो लिक्विड फंड से आज का नहीं निकल सकता है, तो थोड़ा पैसा जॉइंट एसबी अकाउंट, जॉइंट मतलब हस्बैंड वाइफ रहता है जॉइंट एसबी अकाउंट, थोड़ा लिक्विड फंड और थोड़ा बैंक एफडी में। मतलब 12 लाख है तो एक 3 लाख बैंक एफडी में, 6 लाख लिक्विड फंड में और 3 लाख जॉइंट अकाउंट में आप रख सकते हैं। हाउ टू रिफिल दिस बकेट? तो दूसरे, अगर सोचो कोई इमरजेंसी आई और पैसा चला जाता है तो दूसरे बकेट से हम लोग इसको बकेट 1, 2, 3 से हम इसको फिल करना चाहिए। इसके बारे में और थोड़ा बाद में बात करेंगे। So I'll repeat, bucket 0 is called as emergency bucket. It should have 24 months of your monthly expense. It should be used only during medical emergencies, not for regular expense. क्लाइंट को सोचो वेकेशन लेना है तो इस बकेट से पैसा नहीं लेना चाहिए, only during medical emergencies. पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए? एसबी अकाउंट, लिक्विड फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स। Okay? This is bucket number 0. अभी हम लोग बात कर रहे हैं बकेट नंबर 1। बकेट नंबर 1, व्हाट इज दिस बकेट फॉर? रनिंग एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट 36 मंथ्स और फर्स्ट 3 इयर्स। अगर आपका क्लाइंट के पास पैसा है तो 50,000 इंटू फर्स्ट 24 मंथ्स आप बकेट 0 में आपने डाल दिया, 12 लाख वहां पे डाल दिया। सेकेंड, बकेट 1 में जो उसका मंथली एक्सपेंस है 50,000 रुपीज इंटू 36 मंथ्स जो 18 लाख होता है, वो आके बकेट नंबर 1 में आना चाहिए। When should this money be used? This is for regular expenses for 1 month to 36 months. मतलब आज से अगर आप चालू करते हो तो मतलब फरवरी 2022 से आप चालू करते हो तो फरवरी 2022 से जनवरी 2025 36 मंथ्स के लिए जो रेगुलर एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस का पैसा इस बकेट से आप निकालोगे। तो आइडिया क्या है? आप 18 लाख इसमें डालोगे, 18 लाख में से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आप चालू करेंगे, हर मंथ 50,000 रुपए का, मार्च 2022 से उसको हर महीने आता रहेगा। वेयर शुड दिस मनी बी इन्वेस्टेड? थोड़ा जॉइंट अकाउंट में होना चाहिए, थोड़ा लिक्विड फंड्स में होना चाहिए, थोड़ा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स यानी लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स और लो ड्यूरेशन फंड भी जा सकता है। तो ये पैसा आप 18 लाख रुपया आप इस बकेट में डालोगे। क्योंकि 18 लाख क्यों आया? क्योंकि उसका हमने एग्जांपल लिया, उसकी मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपीज है। तो आप 18 लाख रुपया डाल के हर मंथ रेगुलरली एचडब्ल्यूपी आप चालू करोगे तो हर मंथ उसको कैश फ्लो 50,000 रुपीज जनरेट होता रहेगा। जब वो पैसा निकालेगा, he will have to refill this refill of this money will come from bucket number 2, जो नेक्स्ट बकेट है, जो हम लोग अभी नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, तो मैंने फर्स्ट बकेट 0 कंप्लीट किया है जो इमरजेंसी फंड है। मंथली एक्सपेंस इंटू 24 मंथ्स यहाँ पे जाएगा। बकेट 1 में जो इसका रेगुलर एक्सपेंस है वो पैसा बकेट 1 में जाएगा। मंथली एक्सपेंस इंटू 36 मंथ्स। आप मुझे पूछोगे क्यों 36 मंथ्स, व्हाई नॉट 12 मंथ्स, व्हाई नॉट 72 मंथ्स? मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। बकेट 0, बकेट 1 वी हैव कवर्ड। इस बकेट में डाल के आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आप चालू करोगे। नेक्स्ट हम लोग बकेट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस बकेट फॉर? तो हमने बकेट 0 बात किया है जो मेडिकल कॉर्पस है, जो 12 लाख डाल दिया, 12 लाख डाल दिया। बकेट 1 है जो उसका रेगुलर विड्रॉल होगा, उसमें हमने 18 लाख डाल दिया। 18 लाख कैसे आया? 50,000 इंटू
30 into 24 into 36 months became 18 lakh rupees. Now we are talking about bucket number 2. What is this bucket for? Expenses for the next 3 years from 4th year to 6th year. First 3 years का पैसा bucket 1 से आएगा, नेक्स्ट 3 ईयर का पैसा बकेट 2 से आएगा, मतलब 37th मंथ से लगा के 72nd मंथ का जो भी रिक्वायरमेंट है वो पैसा बकेट नंबर 2 में आप डाल दोगे. वेयर शुड दिस मनी बी इन्वेस्टेड? दिस मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन सम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स. आप मुझे बताओगे कि मतलब आप तो पूरा पैसा पूरा मतलब म्यूचुअल फंड में नहीं आ रहा, सीनियर सिटीजन में जा रहा है, लिक्विड फंड में सॉरी एसबी अकाउंट में जा रहा है, एमएफडी के लिए क्या आ रहा है करके मैं बताता हूँ, मैं आगे बताऊंगा. बट कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स होते हैं जो आप नहीं बोलोगे तो भी आपका क्लाइंट आके बोलेगा कि मेरा फ्रेंड पार्क में बैठा बैठा सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में बात कर रहा था, मुझे भी उसमें डालना चाहिए. वो बताने के पहले आप भी उसको सजेस्ट कर दो कि थोड़ा पैसा सीनियर सिटीजन स्कीम में डाल दो. तो ये पैसा जो बकेट नंबर 2 का पैसा है, ये 37th मंथ, 37 मंथ मतलब आप जिस दिन चालू कर रहे हो उस दिन से 37th मंथ से 72nd मंथ का जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो पैसा बकेट नंबर 2 में डालोगे. सीनियर सिटीजन स्कीम, डेट फंड्स और एफडीज. हाउ टू रिफिल दिस बकेट? ये पैसा बकेट नंबर 3 से आएगा. ओके, तो हमने बकेट 0, बकेट 1, बकेट 2 का हमने कवर किया हुआ है. नाउ वी विल टॉक अबाउट बकेट 3. What is this bucket for? This, तो अभी मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे, बकेट 0 आके इमरजेंसी फंड, बकेट 1 आके फर्स्ट मंथ टू 36 मंथ का जो भी एक्सपेंस होगा वो बकेट 1 से आएगा. बकेट 2 का जो पैसा है 37th मंथ से 72nd मंथ का जो रिक्वायरमेंट है वो बकेट 2 से आएगा. अभी हम लोग बात कर रहे हैं बकेट नंबर 3. What is this bucket for? This bucket is for the next 4 years from 6, 7, 8, फ्रॉम ईयर 6 मतलब 7th, 8th, 9th ईयर का जो पैसा रहेगा वो पैसा आके इस बकेट में डालोगे. ओके, व्हेन शुड दिस मनी यूज्ड फ्रॉम दिस बकेट? फ्रॉम 73rd मंथ टू 120th मंथ. तो इमेजिन करो आज हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो आज से 6 साल कंप्लीट होने के बाद में 6 साल के बाद में जो फर्स्ट महीना रहेगा वो एक्सपेंस के लिए आज आप उस बकेट में पैसा डाल रहे हो. Where should this money be invested? This money should be invested in dynamic asset allocation funds, BAF बोलो, asset allocator fund बोलो, ये जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं इस टाइप का फंड्स में आपको बकेट नंबर 3 में ये पैसा डालना चाहिए. How to refill this bucket when the money exhaust? बकेट 4 से पैसा इसमें आएगा जब ये बकेट खाली हो जाएगा, और बात करूंगा इसके बाद. तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखो, बकेट नंबर 0 में हमने पैसा कहाँ डालने के लिए बोला था? लिक्विड फंड्स, एसबी अकाउंट, सम छोटा मोटा 6 महीने 1 साल का एफडी. सो दिस बकेट 0 इज नॉट एक्सपोज टू इक्विटी मार्केट्स. तो इक्विटी मार्केट गिरा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बकेट 1 का पैसा हमने कहाँ डाला? लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, सेविंग्स अकाउंट, थोड़ा मोटा एफडीज, तो ये बकेट 1 में डाला. इक्विटी मार्केट गिरता है तो ये बकेट 1 कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अपना इक्विटी एक्सपोजर है ही नहीं. बकेट 2 का पैसा हमने कहाँ डाला? सीनियर सिटीजन सेविंग्स फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स, लो शॉर्ट टर्म फंड्स. ये पैसा बकेट नंबर 2 में हमने डाला है जो इक्विटी से कोई एक्सपोजर ही नहीं है. बकेट 3 का पैसा हम लोग बैफ जैसे फंड्स में हम लोग डाल रहे हैं, बैलेंस एडवांटेज में. तो अगर आप देखते हो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होता है 6 साल का रिक्वायरमेंट होता है, ये 6 साल का पैसा इक्विटी में हमने दिया ही नहीं. तो अगर आप देखते हो तो सोचो आपने मार्च 2016 में आपने इन्वेस्ट कराया क्लाइंट को, तो 17, 18, 19, 20 4 साल हो गए, तो क्लाइंट्स इसी बकेट से अपना विड्रॉ कर रहा है. तो मार्च 2020 में अपने को मालूम है इक्विटी मार्केट 40% गिरा था. क्लाइंट के लिए कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि क्लाइंट का 6 साल का पैसा इक्विटी में एक्सपोज ही नहीं है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बकेट स्ट्रेटजी. 6 साल तो आप क्लाइंट को कंफर्ट दे रहे हो, अगले 6 साल तक इक्विटी मार्केट नेगेटिव रहा, जीरो रहा, कुछ भी ग्रो नहीं हुआ, तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पैसा उन असेट में लगाया हुआ ही नहीं है. और जो 7वां साल से जो 10वां साल का पैसा है
वो हम लोग बैफ जैसे फंड में डाल रहे हैं, जो हमको मालूम है कि 6 साल में वो नेगेटिव जाने का चांसेस बहुत कम है। क्योंकि बैफ क्या करता है, जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है तो सेल करता है, और जब इक्विटी मार्केट डाउन आता है तो खरीद लेता है। तो नेट टू नेट, इवन इफ स्टॉक मार्केट 0 रिटर्न दिया तो भी वॉलेटिलिटी रहने की वजह से बैफ अपना पैसा थोड़ा बना लेता है। तो इवन फ्रॉम 7th ईयर टू 10th ईयर, तो 73rd मंथ टू 120th मंथ का जो रिक्वायरमेंट है, वो पैसा भी हम लोग पूरा इक्विटी में एक्सपोज नहीं, 100% इक्विटी में नहीं चाहते। दैट इज बकेट नंबर 3। बकेट नंबर 4, लास्ट बकेट, तो मैं रिपीट करता हूं। बकेट 0 आके इमरजेंसी फंड, बकेट 1 आके फर्स्ट मंथ टू 36 मंथ्स विड्रॉल, बकेट 2 आके 37th मंथ टू 72nd मंथ, बकेट 3 आके 72nd मंथ टू 120 मंथ्स। तो ये तीनों पैसा इक्विटी में नहीं गया, ये बैफ में गया है। जो बकेट 4 है, इसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस बकेट फॉर? दिस इज फॉर एक्सपेंसेस 10 years एंड बियॉन्ड। एक सीनियर सिटीजन को जो पैसा 10 साल के बाद जरूरत पड़ता है, वो पैसा आके बकेट नंबर 4 में हम लोग डाल रहे हैं। When should money from this bucket be used? 121st month onwards। मतलब 122 मंथ्स तक पैसा यहां से आ रहा है, 121st मंथ में जो पैसा जरूरत पड़ेगा, वो पैसा हम लोग इस बकेट में डाल रहे हैं। ये पैसा कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड फंड्स, फ्लेक्सी कैप, नॉट स्मॉल कैप, नॉट मिड कैप। तो आप देखते हो कि 10 साल के बाद जो क्लाइंट का पैसा, 10 साल के बाद जो क्लाइंट को पैसा चाहिए, वही पैसा हम लोग प्योर इक्विटी फंड्स में हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, और वो पैसा भी स्मॉल कैप, मिड कैप में नहीं डाल रहे। यहाँ पे कोई है जो बोलता है कि 10 साल में भी इक्विटी मार्केट रिटर्न नहीं देगा? नो, राइट? 10 साल में तो इक्विटी का रिटर्न बनेगा ही बनेगा, राइट? दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। हाउ टू रिफिल दिस बकेट? यहाँ पे कोई रिफिल नहीं होगा, ये बकेट आके दूसरे बकेट को सप्लाई करता है, और बात करूंगा इसके बारे में, तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो बकेट 0 इमरजेंसी, बकेट 1 जो इमीडिएट विड्रॉल है, बकेट 2 ओके जो 37th मंथ टू 72nd मंथ, बकेट 3 ओके 72nd मंथ टू 120th मंथ, बकेट 4 मतलब जो 120 मंथ्स एंड अबव, उसके बाद में जो भी पैसा जरूरत पड़ेगा वो बकेट 4 में जाएगा। अभी हम लोग एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके क्लाइंट का 50,000 रुपया जरूरत है हर महीने का, तो 50,000 इंटू 24, मतलब आप यहाँ पे आप 12 लाख आप लगा दोगे। अब 50,000 इंटू 36, 18 लाख यहाँ पे लगा दोगे। 50,000 इंटू अगेन 36, 18 लाख यहाँ पे लगा दोगे। 50,000 इंटू अगेन 48 मंथ, 4 साल, तो करीबन 24 लाख यहाँ लगाओगे। बाकी का जो पैसा रहता है वो पूरा आप यहाँ पे लगा दो। तो जो क्लाइंट के पास 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ में उसमें 12 और 18 30, 30 और 18 48, 48 एंड 24 72, तो मतलब 1 crore and 22 lakh rupees, 1 crore and 28 lakh rupees आप इस बकेट में फटा दो। That is what bucket strategy is all about। और बात करूंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, जस्ट आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। We'll move to the next slide। तो एक स्नैपशॉट है जो मैं काफी बार से रिपीट कर रहा हूँ। बकेट 0 इमरजेंसी फंड, बकेट 1 रनिंग एक्सपेंसेस फॉर 36 मंथ्स और 3 years, बकेट 2 आके 37 टू 72nd, जो पैसा सीनियर सिटीजन, डेट फंड, एफडीज में जाएगा। बकेट 3 आके बैफ में जाएगा, तो 73rd से 120th मंथ के लिए जरूरत पड़ेगा। और बकेट 4 जो है वो 120th मंथ के बाद में जितना भी पैसा उसके पास एक्सेस रहेगा क्लाइंट का, वो बकेट 4 में चला जाएगा। तो अभी क्या होगा? अभी आप बोलोगे कि ये बकेट में सोचो पैसा खत्म हो गया, तो ये बकेट का पैसा इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ये मदर बकेट है, इसमें से पैसा इधर जाएगा, इसमें से इधर जाएगा, इसमें से इधर जाएगा। और इधर मेडिकल एक्सपेंस खत्म कम हो गया तो कभी इधर से इधर भी आ जाएगा, या इधर से इधर भी आ जाएगा। सो द स्ट्रेटेजी इज बकेट 1 और बकेट 2 हमेशा फुल रहना चाहिए। और बताता हूं आगे। तो बेसिक assumptions to be followed, there should be a need for the client to expose money to equities। आपका क्लाइंट अगर बोलता है मुझे इक्विटी समझ में नहीं आता है, आई एम ओके विथ 3.5% रिटर्न पोस्ट टैक्सेस,
तो ये काम नहीं करेगा. Your client should have an appetite for equity. This is the basic assumptions that you have to understand, and you have to do a risk profile for the client. The client should understand why are we doing this. मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बोला था मालूम है, क्रेटॉन, कॉर्पस रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ नीड. हर पैसा एक टाइम में नहीं चाहिए. 3 साल का पैसा अलग कर रहे हो, 3 साल का पैसा अलग कर रहे हो, 4 साल का अलग कर रहे हो, बाकी का पैसा अलग कर रहे हो. तो क्लाइंट को समझाना चाहिए, क्लाइंट को समझना चाहिए कि व्हाई आर वी डूइंग दिस. रिस्क प्रोफाइल शुड बी कंप्लीटेड. क्लाइंट को समझना चाहिए कि जो लास्ट बकेट होगा, इक्विटी बकेट, वो वोलेटाइल होगा. So the client has to understand he should be a moderate profile, at least a moderate profile client. Do it yourself will not work. आप एक किसी को एक्सप्लेन भी कर दोगे, 2 करोड़ उसके पास है, क्लाइंट के पास रिटायर हुआ है, but even if you explain this, I will guarantee this, he cannot do this on his own. Annual review must है इसको रीबैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर का जो पैसा निकलेगा, वो फर्स्ट ईयर में वो बकेट में आप 36 मंथ्स का पैसा डाला है, तो उसमें से फर्स्ट ईयर का पैसा निकल गया, तो आपको ये बकेट बाकी का 24 मंथ्स का पैसा रहेगा. आपको एनुअल रिव्यू करके दूसरे बकेट से पैसा इधर लाके इसको और 12 महीने का पैसा आपको फिल करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई दैट एनुअल रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट हियर. ओके, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं सब क्वेश्चंस आंसर करूंगा. काफी सारे क्वेश्चंस इस प्रेजेंटेशन में ही फुलफिल हो जाएंगे. ओके, तो अभी आप एग्री करते हो, डू द रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटेजी ऑफर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड विच इज मंथली कैश फ्लो. यस, तो हमने देखा हुआ है कि क्लाइंट को एसडब्ल्यूपी फर्स्ट बकेट से चालू करके उसका मंथली कैश फ्लो का प्रॉब्लम, जो हम लोग सब बोले थे कि मंथली कैश फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका हमने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग मंथली कैश फ्लोस. विल मूव फर्दर. अभी आपको सेल्स के बारे में बताता हूं कि ये एडवांटेज क्लाइंट को आप कैसे लेके जाके इसका एडवांटेज क्या कैसे बताओगे. तो यू विल बी यूजिंग दिस समथिंग कॉल्ड एज 5 L's strategy. If you have doubts on whether the retiree accept this, use this. Talk about this 5 L's advantage. Liability is nil. First L, liability. तो क्लाइंट का कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब जब रिटायर होता है तो उसका कोई लायबिलिटी नॉर्मली जीरो हो जाता है. उसका होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन जो भी है कंप्लीट करके वो रिटायर होता है. तो आप क्लाइंट को कंफर्ट देना कि लायबिलिटी आपके लाइफ में निल है. क्लाइंट को ये बताना है कि लॉन्गेटिविटी हाईएस्ट है. सोचो अगर आज एक क्लाइंट 60 इयर्स, पहले क्या होता था कि क्लाइंट अगर 60 इयर्स का होता था तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 5 साल का था, 65 इयर्स में उसका डेथ हो जाती थी. अभी क्या हो रहा है, क्लाइंट अगर 60 इयर्स में अभी रिटायर होता है तो वो एक 20 साल की उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है और 80 में उसकी डेथ होती है. तो वी हैव टू टेल क्लाइंट दैट इन अर्लियर टाइम सिर्फ 5 साल ही बिना इनकम उसको जीना पड़ता था, आज 20 साल उसको विदाउट इनकम रहना चाहिए. सो हिज लॉन्गेटिविटी विल बी हाईएस्ट. So he will need equity to beat inflation and ensure that his money lasts for the longest duration of time. Liquidity is highest. क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आपको अभी समझ में नहीं आता, आप कभी भी इसको रैप करके बंद करके आपके पूरा पैसा आपके बैंक में ले सकते हो. अनलेस ए पेंशन प्लान, आप पेंशन प्लान देते हो तो क्या होता है, लिक्विडिटी जीरो हो गई. आपने 1 करोड़ की पॉलिसी दे दी और इंश्योरेंस पॉलिसी बोलता है महीने का 50,000 देंगे, तो आपने लिक्विडिटी तो पूरा खो दी. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. लिक्विडिटी इज हाईएस्ट क्योंकि आप डेट फंड में डाल रहे हो, इक्विटी फंड में डाल रहे हो, बैफ में डाल रहे हो, जहाँ पे कोई भी लॉकिंग नहीं है. सीनियर सिटीजन का सिर्फ 5 साल लॉकिंग होता है. लिक्विडिटी इज हाईएस्ट. लाइफस्टाइल इज मेंटेन मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज दिस स्ट्रेटेजी एम्स ऑल्सो हैज बैफ काइंड ऑफ फंड, इक्विटी काइंड ऑफ फंड. It gives you returns higher than what a senior citizen could do by investing all his money in fixed deposit and other guaranteed schemes. When he gets higher returns, his lifestyle is maintained. Okay? Legacy can be passed. आप बोल सकते हो किसी को कि सर आप हस्बैंड वाइफ से चालू करते हो, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं. आपको मालूम ही है कि ट्रांसमिशन इसको कर सकते हैं और वाइफ के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं. So if somebody has doubt कि ये क्या होगा, तो आपको ये 5 L आपको याद रखना है. लायबिलिटी जीरो है क्लाइंट के लिए. क्लाइंट को बोलना है कि आपके पास लायबिलिटी जीरो है, आप इक्विटी में डाल सकते हो पैसा, बैफ में डाल सकते हो. लॉन्गेटिविटी आपको होगा, लिक्विडिटी होगा,
लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि वो इसकी इनकम, प्रोफेशनल इनकम, जॉब छोड़ के वो रिटायर हो रहा है, उसकी इनकम जीरो हो गई, तो उसकी लाइफस्टाइल में जो डिफरेंस आगा, वो डिफरेंस आने नहीं देंगे हम लोग। इसकी वजह से आपके बाद में नेक्स्ट जनरेशन भी पास कर सकते हैं, आपके वाइफ के बाद में ये पैसा आपके बच्चों को भी जाएगा। दिस इज द फाइनल एडवांटेज। तो एक दो दिन केस स्टडी देखते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो 2017 एंड हुआ, मैं पास्ट केस स्टडी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग देखे हो 2017 में मार्केट कैसा था, 2018 में कैसा था, 2020 कैसा गया। तो 2017 में मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई चला गया था। उस टाइम सेंसेक्स करीबन 29,000 कुछ टच हो गया था 2017 में। जब मार्केट ऊपर जाता है, मूव मनी फ्रॉम इक्विटी बकेट टू एंड रिफिल टू बकेट नंबर 1। जैसे अगर मार्केट, अभी हम लोग क्या किए हुए, पैसा हम लोग डेट में भी डाले हुए, बैक में भी डाले हुए हैं, इक्विटी में भी डाले हुए हैं। मार्केट ऊपर है और बकेट नंबर 1 जो उसका रेगुलर विड्रॉल होता है, वो बकेट खत्म हो रहा है, खत्म होने को आ रहा है, तो इक्विटी से आप वो बकेट नंबर 1 में आप चले जाइए, तो आपका क्या होगा, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे और आपका बकेट फुल हो जाएगा, जो फर्स्ट बकेट है। 2018 मार्केट फ्लैट्स था, मतलब 29-28,000 के बीच में वो घूम रहा था मार्केट्स। उस टाइम आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वैसे रहना, बकेट से विड्रॉ होता जाएगा पैसा, आपको कुछ भी नहीं करना है। 2020 कोविड के बाद में मार्केट गिरता है, तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमने देखा मार्केट ऊपर गया, तो आप लोग इक्विटी बकेट से डेट बकेट में थोड़ा पैसा विड्रॉ करके डेट बकेट को वापस भर दिया। पानी खत्म होता था, उसको वापस भरना पड़ेगा ना, पैसा खत्म हुआ तो भरना पड़ेगा ना, सो यू डिड दिस। 2018 फ्लैट मार्केट था, तो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। 2020 में कोविड हुआ, मार्केट गिरा, तो आप इस बकेट, तो सोचो आपने 2017 से चालू किया, तो आप क्या करोगे आप। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, assume you are in March 2020, should you move money from debt to equity to get more returns, मार्केट गिरा हुआ है, और should you move money from debt to BAF, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली, थोड़ा मतलब डेट से इक्विटी, थोड़ा BAF में आ जाना चाहिए। should you move money from equity to debt, कि मार्केट गिर रहा है, थोड़ा और बुक कर देते हैं, और should you not be doing anything, what should you be doing। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डेट से इक्विटी में जाना चाहिए। मान लो कि आप मार्च 2020 में हम लोग बात कर रहे हैं, हमको मालूम है कि 40% मार्केट गिर गया है, डेट से इक्विटी में जाना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 1 है। या आपको डेट से बैफ में जाना चाहिए, या आपको इक्विटी से बैफ या डेट में आना चाहिए, डर के कि मतलब मार्केट गिरा हुआ है और ना गिरे, या आपको कुछ भी नहीं करना, नो एक्शन। सो व्हाट वुड यू डू। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, सो आंसर्स में देख सकता हूँ, ये शुड मूव मनी पार्ट, नो एक्शन, ओके गुड। चलो मैं आपको ये आंसर देता हूँ, इसका आंसर है यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग, सॉरी, द आइडियल आंसर इज यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग। ये इधर ऑप्शन डी होना चाहिए, ये पता नहीं ऐसी क्यों है, यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग। तो स्ट्रेटेजी क्या है, इस बकेट से आप लोग इक्विटी मार्केट टैक्टिकली आपको कोई अप्रोच नहीं करना चाहिए आपको। दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे दैट यू शुड बी हैविंग, कि अगर इक्विटी मार्केट 40% नीचे गिरता है, 20% नीचे गिरता है, तो आपको इसमें से कोई भी तरीके की इक्विटी से डेट सॉरी डेट टू इक्विटी आपको मूव नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। You are giving a cash flow solution to your retirees. You are not saying your retirees that may you will be giving the highest returns. You are not doing that. आपके जो दूसरे क्लाइंट है, जो रिटायर नहीं हुए हैं, जो SIP कर रहे हैं, जिसका डेट फंड में थोड़ा पड़ा है, उनको आप कीजिए, बट डोंट डू एनीथिंग टैक्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू रिटायरी क्लाइंट्स। आपको आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, रिस्क रिडक्शन होना चाहिए।
रिस्क इंक्रीज नहीं करना चाहिए इसमें. दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे दैट यू शुड बी हैविंग, दैट डोंट डू एनीथिंग विद रिटायरीज. एक बार आपने स्ट्रेटेजिकली एसेट एलोकेट कर दिया तो आप कर दिया, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. कितना भी इक्विटी मार्केट अट्रैक्टिव रिटर्न रहे दे, आपको आपका एसेट एलोकेशन को स्टिक होना चाहिए. एंड दैट इज द जॉब ऑफ द एडवाइजर. Your job is not to predict markets and give highest returns. Your job is to create solution for your clients. Some more scenarios. क्लाइंट के पास अब वो रेंटल इनकम है तो क्या करना चाहिए. कुछ क्लाइंट के पास होते हैं ना, रेंटल इनकम होता है तो क्या करना चाहिए. या क्लाइंट के पास कोई रेगुलर इनकम एनपीएस या कोई पेंशन पॉलिसी से आ रहा तो क्या करना चाहिए. या कोई क्लाइंट के पास एक घर है और एक रेंट यील्डिंग प्रॉपर्टी है तो क्या करना चाहिए. गोल्ड को कहां डालना चाहिए. सो जो क्लाइंट बोलता है कि गोल्ड में डालना चाहिए तो कहां जाना चाहिए. हाउ डू यू एड्रेस मेजर मेडिकल इमरजेंसीज फॉर द क्लाइंट. तो इस सबका आंसर मैं आपको देता हूँ. अगर आपके क्लाइंट के पास रेंटल इनकम है तो आपको क्या करना चाहिए. उसका अगर महीने का एक्सपेंस 50,000 रुपया है और वो बोलता है मेरे को 15,000 रुपया रेंट आ रहा है, तो आपका HWP सिर्फ 35,000 की होनी चाहिए. सिंपल. ये 35,000 प्लस रेंटल इनकम 15,000 विल टेक केयर ऑफ योर मंथली एक्सपेंस ऑफ 50,000. सिंपल. ओके. सिमिलरली उसको एनपीएस या पेंशन पॉलिसी से इनकम आ रहा है, उसका महीने का एक्सपेंस 50 है और पेंशन पॉलिसी से 5,000 आ रहा है, तो आपको HWP सिर्फ 45,000 की करनी. सिंपल. HWP माइनस क्लाइंट्स अदर इनकम is will monthly expense minus other income should be your HWP. क्लाइंट के पास एक रेसिडेंशियल हाउस है, एक रेंटल यील्डिंग प्रॉपर्टी है और पैसा इक्विटी में नहीं है, मतलब पोर्टफोलियो नहीं बना है, इसके पास सिर्फ दो ही एसेट है, एक घर है और एक रेंटल यील्डिंग प्रॉपर्टी है, तो और कोई लिक्विड एसेट्स नहीं है. तो बेसिकली आपको क्लाइंट को ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी को सेल करके आप बकेट स्ट्रेटेजी बना के इस घर में रहो और इस रेंटल को छोड़ दो, लिक्विडिटी क्रिएट करके बकेट स्ट्रेटेजी बना के आप अपना रेगुलर इनकम. इन विच बकेट डू यू पुट गोल्ड. गोल्ड शुड गो इन बकेट नंबर 4. जहाँ पे इक्विटी है उस इक्विटी में अगर आपको लगता है कि गोल्ड डालना चाहिए तो उसमें आप गोल्ड भी आप डाल सकते हो. What it means is all volatile assets should go in the last buckets. How do you address major medical emergencies? तो आपने बेसिक इमरजेंसी रखा है. सोचो उस एग्जांपल में 50,000 इंटू 24 मंथ्स आपने 24 लाख आपने 12 लाख रुपीस आपने इमरजेंसी के लिए डाला. क्लाइंट का कोई इंश्योरेंस नहीं है या कोई इंश्योरेंस से कवर नहीं होगा, करीबन 35 लाख रुपीस का कोई सर्जरी कराना है. How do you address medical emergencies? So you will be in a best position to understand. आप बकेट स्ट्रेटेजी किए हो तो आपको मालूम है पूरा पैसा लिक्विड है, तो आपको मालूम होगा, आपको एज एन एडवाइजर और ऑफ कोर्स यू विल बी डूइंग द गुड बेस्ट जॉब फॉर योर क्लाइंट्स दैट विल बी विड्रॉइंग money from different few money from different buckets and take care of his major medical emergencies. Okay. Summary and last thoughts. Retirement is a big area and unaddressed. कोई भी इनको cater नहीं कर रहे हैं. The issue will address this, the fear part of retirement के लिए, retirees के लिए fear क्या होता है, पैसा खत्म हो सकता है, तो आप इक्विटी एलिमेंट डाल रहे हो लास्ट बकेट और तो वो इश्यू चला जाएगा. आपको लिक्विडिटी का इश्यू है वो चला जाएगा, सेफ्टी का इश्यू है वो चला जाएगा. स्टार्ट विथ वन क्लाइंट एंड बिल्ड ए मॉडल टू मासेस. तो मतलब ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, यू डू विथ वन क्लाइंट, मे बी योर पेरेंट्स और योरसेल्फ if you are retired. Build a model and then take this to masses. Do not depend only on mutual funds. मैं आपको रिपीट करता हूँ, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पे मत कीजिए. यूज फिक्स्ड डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट एज वेल. अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं तो क्लाइंट बोलेगा कि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का ही बात करता है. Slightly give him comfort by asking him to put some money. उसके पास 1 करोड़ है तो क्या फर्क पड़ता है 5 लाख एफडी बोलने के लिए, आप 10 लाख पे सीनियर सिटीजन डालने क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा. 85-90% तो पैसा आपके पास आ रहा है ना. Point is, put the point that after husband wife too can carry the same strategy. ये सबसे बड़ा कंफर्ट होता है. एक रिटायरी को लगता है कि ये स्ट्रेटेजी से मेरी वाइफ के लिए भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. तो विद दिस सेफ्टी एसएलआर जो मैंने आपको बताया था, सेफ्टी पार्ट एड्रेस हो गया. डेट फंड्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एफडीज, लिक्विड फंड्स,
एसबी अकाउंट ने पैसा से सेफ्टी का एड्रेस कर दिया, लिक्विडिटी का एड्रेस भी कर दिया क्योंकि ये पूरा प्रोडक्ट पूरा कॉन्सेप्ट लिक्विड है। रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी हमने एड्रेस कर दिया क्योंकि जो बैफ है और जो इक्विटी फंड्स है वो आपको रिटर्न देंगे। तो अगर आप पैसा 5 बकेट में डालते हो, ए बकेट से आपको मतलब सोचो 4% रिटर्न आया, मतलब टोटल रिटर्न्स में 4 आया, ए बकेट में आपको 2 आया, एक बकेट में 1 0, तो 4 5 6 7 8% का आपका वेटेड एवरेज रिटर्न बन जाता है। और वो सीनियर सिटीजन और आपका इन्फ्लेशन 7% चल रहा है तो 1% आपको नेट यू आर बीटिंग इन्फ्लेशन। Whereas if a client has only FDs, majorly in FDs और 6% आता है, inflation 7% है, is losing -1%. और आप HWP करते हो तो आपको खुद को मालूम है टैक्सेशन कितना एफिशिएंट है इसमें से, तो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री ही हो जाता है अगर हस्बैंड वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट हो। That's it. इसके अलावा मैंने मेरी बुक भी लिखी है, पावर योर चाइल्ड्स फाइनेंशियल फ्यूचर, अवेलेबल ऑन Amazon and Flipkart. So I have actually mastered 2 areas, child's education and retirement. ये दो ही क्लाइंट के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। तो मैंने चाइल्ड्स एजुकेशन में भी मैंने मास्टर किया, आई हैव मास्टर्ड इट। रिटायरमेंट भी मैंने बकेट स्ट्रेटेजी बना के दिया हुआ। That's it. Thank you and open for questions. 45 minutes में मैं कंप्लीट किया है। Wow, that's indeed an fantastic session. Friends, can we have one word in chat box for the session? Friends, can we have one word? This is really an amazing one after a long time. Thank you, Dipesh, for this wonderful insight. First of all, let us start with my silly questions. There is शायद you have मतलब आपने जो 5 बकेट के नंबर दिए हैं, you are starting it with 0. Yes. Any particular reason? 0 क्यों है? क्योंकि वो बकेट एक पैसिव बकेट है, मतलब उसमें से ज्यादा आप निकाल नहीं डाल रहे हो। क्लाइंट का इमरजेंसी कब आ सकता है? राइट, मेडिकल इमरजेंसी मतलब रोज ही नहीं आता है, एवरी रेगुलर नहीं आता, इसलिए उसको 0 रखा है। तो क्लाइंट को 1 2 3 4 याद करना है। Great. Thank you, Dipesh. So friends, we will have maximum 6 to 7 questions. उससे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन है, then you can connect me or Dipesh at our Twitter handler. So we can take questions from there. Ankur, over to you. Wait a minute. And before that, I want to announce one more thing, friends. Tomorrow also, we have one more fantastic session on succession planning of MFDs. So please don't miss it. ये लोग चले जाए उसके पहले मैं ये बताना चाहता था, we have Mr. Bal Sachin Gupta from Lucknow. So he will ये सेशन कल हो। Milind, you are on mute. Ankur, over to you. Yeah, brilliant session. I mean, Dipesh ji, lot of takeaways. The powerful thing like power of 5. I mean, 5 buckets and then 5 L's. That is also another important thing, that we cater to that 5 L's, which can solve majority of the problem. And as Dipesh ji has mentioned, this is the area which is not focused or catered by many. And yes, Ankur, yes, Twitter handler is Dipesh. If you can type in chat box, it is Mehta_Dipesh. Yeah, and the big money will come and the sticky money will come, and that money will stay for many years. So that money will stay for longer period of time. So that is win-win for everyone. Win-win for you, win for client, and everything. So focus on this strategy. And brilliant session by Dipesh ji. We will start with the question and answer. Bal Sachin ji, please unmute yourself. Yeah. Hi Dipesh ji, good evening. Hi, good evening. I have gone through your strategy earlier also. मैंने नेटवर्क एपी में आपका ये सेशन किया था और मुझे एक टूल भी मिला था वहाँ पर एक्सेल पे, बट मैं जब उस एक्सेल पे को मतलब कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे कुछ उसमें हिकअप्स दिख रहे थे, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो क्या मैं पर्सनली कनेक्ट करूँ उसके लिए आपसे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेल शीट डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज अ बास्केट गेट्स ओवर, if for a 36 month basket is over, so आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हो? मैनुअली आपने रिमाइंडर्स लगाए हुए हैं
या क्लाइंट आपको बताता है कि भाई मेरा पैसा ये अब नहीं आ रहा है, इस जगह से हम लोग नहीं आ रहे हैं? हम लोग 36 मंथ तक पहुंचने नहीं चाहिए। ओके। आपने सोचो, आपने फरवरी 2022 में चालू की, फरवरी 2023 में आपको क्लाइंट के पास जाके बैठ जाना चाहिए। मतलब आपको फरवरी 2025 तक आपको वेट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, यू मीन टू से आप एनुअल रिव्यूज में ही इसको रिव्यू कर यस, फरवरी 2023 में आपको वो बकेट जाके भरना चाहिए बस। ओके, जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसके ऊपर आप बकेट में टॉप अप कर देते हो? यस यस। ओके, यू मीन टू से कि जो इनिशियल ईयर्स की बकेट्स हैं वो हमेशा फुल रहनी चाहिए? यस यस, बकेट 1 which is for 1 to 36 months और bucket 2 which is 37 to 72nd month, ये हमेशा फुल रहनी चाहिए। सो मतलब आप कभी भी बीच में अपॉर्चुनिस्टिक कॉल्स नहीं लेते हो? अगर कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखती है नहीं लेते हो अपॉर्चुनिस्टिक कॉल? ठीक है, तो मतलब आपको आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सीनियर सिटीजन को बता रहे हो कि बस देखो, आप 72 मंथ्स का पैसा इक्विटी में मैंने डाला ही नहीं है। हाँ, एक तरह से आप मेजर पैसा भी ले रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस भी जीत रहे हो। बस हाँ, जो चाहता है सेफ्टी वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ठीक है दिपेश भाई, मैं आपसे फिर बाकी 1-to-1 कनेक्ट होऊंगा एक्सेल शीट पे। Dipesh ji, one of the question in the chat box is how to cater or how to look at the inflation. If you can, ये जो पूरा स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, इसमें आप इक्विटी डालोगे, बैफ डालोगे, बाद में आप डेट फंड डाल रहे हो, डेट फंड का 5% रिटर्न पकड़ो, बैफ का 9 पकड़ो, इक्विटी का आपका 12% पकड़ो। इसका वेटेड एवरेज रिटर्न अगर आपको 8.5% आ रहा है, आप 100 रुपया में सोचो, आप 100 रुपया क्लाइंट का है तो आपको सोचो आप 50% इक्विटी में लगा रहे हो, 50% का 12% हो गया 6%, 10% आप बैफ में लगा रहे हो, 10% का 9.9 और बाकी का 40% का 5 यानी 2%, सो 6, 7, 8, 8.9% आपका टोटल बन रहा है। उसमें से आपका इन्फ्लेशन 7 है, तो आप यू आर बीटिंग इन्फ्लेशन बाय 1.9%। If you remove this equity there and BAF, then that is where the problem comes. That is what every senior citizen is suffering today. कि उसका FD 5% है या 6% है, इन्फ्लेशन 7% है, is getting -1% return. Okay, तो ये weighted average return आपको on an average, see all this equity depends on the client's age. अगर वो 85 years का बंदा है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 ही है, तो आप उसको इक्विटी दोगे ही नहीं। अगर वो 55 इयर्स का है और 30 साल चलाना है, तो आप ऑटोमेटिकली इक्विटी बकेट में ज्यादा पैसा चलेगा। Neeraj ji, unmute yourself. Yeah. Done. Yeah, good evening. Can you hear me? Yes, yes. Yeah, my question is that those who are retiree, basically those who are getting the pension from government organization or from employer, and they are also covered through the medical expenses also, post retirement also. We should have the same plan for them also. हाँ, मैं आपको इसमें थोड़ा आपको बताता हूँ। इसमें 2-3 सिनेरियो हो सकता है। सिनेरियो नंबर 1, इसमें मतलब हॉस्पिटल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट की तरफ से होता है, फिर भी थोड़ा आउट पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह सब तो होता ही है ना, रोज का चलता ही रहता है। तो आपको बकेट 0 आपको पास रहना ही चाहिए, बकेट 0 आपके पास रहना ही चाहिए। दैट्स सिनेरियो नंबर 1। अभी सिनेरियो नंबर 2, पेंशन। अभी क्लाइंट का 50,000 रुपए का एक्सपेंस है और पेंशन आके 15,000 आ रहा है, तो आप 35,000 की आप SWP आप करोगे। दिस इज सिनेरियो नंबर 1, पेंशन। सिनेरियो नंबर 2 ऐसा होता है कि उसका पेंशन आके 50,000 रुपया होता है, मंथली एक्सपेंस भी 50,000 रुपया होता है, तो आपको ये नॉर्मल क्लाइंट हो गया आपके लिए। तो ओके, तो आप सिर्फ बकेट स्ट्रेटेजी करके SWP आप मत करो। सिनेरियो 3, पेंशन 75,000 है, मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपीज है, तो आप उससे 25,000 की SIP ले लो। Okay, one more thing is that actually जो नॉर्मल जो फ्लो होगा वो हमारा बकेट from 4 to 3, 3 to 2 to 1 like that ये रहेगा, या फिर नॉर्मल 4 to 3 आपका क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। तो
इनका क्वेश्चन ये था कि आपके पास 5 बकेट है, बकेट 0, 1, 2, 3, 4। तो नीरज जी का क्वेश्चन था कि यहाँ से यहाँ आना चाहिए और यहाँ से आना चाहिए या यहाँ से डायरेक्टली या जंप? नहीं, from 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. Yeah, directly. You have told one scenario. If market is up, we can go from 4 to 1 directly. Yes. But in normal scenario, if market is means normal and there is no much higher something like that, उस scenario में क्या 3 to अगर मार्केट ऊपर होता है, भारी ऊपर होता है, तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ आ जाओगे। इस तो क्या है, मतलब आप तो क्या टैक्सेस और एग्जिट लोड रिड्यूस करने का देख रहे हो आप। अगर मैं यहाँ से आऊं, यहाँ से आऊं, यहाँ से आऊं, तो 3 बार एग्जिट होगा, तो which you could avoid where you can directly come from here। थियरी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसा बताया था। प्रैक्टिकली आप करने जाते हैं तो आप जो आईसीआईसीआई ब्लू चिप से आप आईसीआईसीआई लो ड्यूरेशन में आप चले जाइए। so that is one answer। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई फ्लैट मार्केट होता है तो आपको ज्यादा कुछ मत कीजिए कि जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको करना है, वरना आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बकेट में ऐसा रिवर्स नहीं जाना चाहिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ आना चाहिए। आइडियली हम लोग क्या करते हैं, बकेट नंबर 2 को हम लोग कुछ करते ही नहीं है, इसी बकेट को फुल करते जाते हैं। ऐसा सिचुएशन आता है कि सोचो अगर आप 2009 में है, 2009 से 2014 तक मार्केट ऊपर ही नहीं गया, तब आपको सेकंड बकेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये बकेट खाली हो जाएगा, वरना आप इसको ऐसे आप होल्ड करते रहिए। आप एवरी ईयर हमको बस बकेट 1 को फुल करना है। यस 1, 2 आप फुल रखना है बस। ओके, थैंक यू। विकास जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा जी आपका। मुझे ये चीज पूछनी, कभी ऐसा केस भी हुआ है कि आपके पास जो भी वो आता है रिटायरी पर्सन, उसके पास जो कॉर्पस है वो बकेट 3 तक भरते भरते कंप्लीट हो गया हो, बकेट 4 के लिए उसमें ज्यादा ना बचता हो? यस सो यू कांट डू एनीथिंग, चलना पड़ेगा। तो बस मतलब ऐसे अभी सोचो एक कोई क्लाइंट है जिसके पास सिर्फ 30 लाख रुपया है। हाँ जी। और बकेट 1, 2, 3 मिला के उसको 30 लाख चाहिए। हाँ जी। यू विल नॉट गो इनटू बकेट 4 एट ऑल, क्योंकि आपको मालूम है कि इतना पैसा में ही उसका 7-8 साल में खत्म हो जाएगा, तो बकेट 4 के लिए पैसा आने के बस आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, इसमें 1-2 लाख रुपया आप डाल के आप छोड़ सकते हो। बस चलना हमें उसी सीरीज में पड़ेगा, तो बस 1-2 लाख रुपया आप डाल के छोड़ सकते हो बस, बट मेजर पैसा यहाँ पे नहीं आना चाहिए अगर बैंक का लिमिटेड कैपिटल। की जैसे 4th बकेट में हमने पैसा नहीं डाला और मेजर हम जो कवर कर रहे हैं इन्फ्लेशन को वो 4th बकेट से ही कवर कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास तो हम मतलब वो इन्फ्लेशन कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप बकेट 1, 2, 3 में है तो मेरा रिसर्च बोलता है कि आपका बकेट 1 और 2 में है तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बीट इन्फ्लेशन। 1, 2 और 3 है तो आपका रिटर्न विल बी इक्वल टू इन्फ्लेशन। 1, 2, 3, 4 है, योर रिटर्न्स विल बी हायर देन इन्फ्लेशन, क्योंकि ये 3 बकेट लाने पे आप 7% के करीबन वेटेड एवरेज अचीव कर लो। ठीक है, थैंक यू। संदीप जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। संदीप जी, प्लीज स्पीक अप, यू आर अनम्यूटेड। मूव फॉरवर्ड अंकुर, मूव फॉरवर्ड अंकुर। लखवीर जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपका सेशन एक्सलेंट है, बहुत अच्छा आपने बताया। एक चीज मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने सीनियर सिटीजन की बात की है, तो अगर इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अर्लियर स्टेज पे भी रिटायर हो जाते हैं, जैसे आर्मी के लोग हैं, तो उस केस में मतलब स्ट्रेटजी क्या रहेगी? सर ये सब है ना, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन व्हेन दे नीड द कैश फ्लो। ओके, सोचो एक 45 इयर्स का एक आर्मी पर्सन रिटायर हो रहा है आज 2022 में, वो 45 इयर्स का है, वो आज रिटायर हो रहा है।
और उसको आगे मतलब आर्मी में कंटिन्यू नहीं करना है जी, और अगर आप उसको आप सिंपल उसको क्वेश्चन पूछोगे कि आपका रेगुलर इनकम मंथली एक्सपेंस कितना है, वो बोलेगा 50,000 रुपया। फिर आप पूछोगे कि आपका पेंशन कितना आ रहा है, वो बोलेगा कि 40,000 रुपीज है। तो आप बकेट स्ट्रेटेजी रन करके सिर्फ 10,000 रुपीज का ही आप SWP प्लान करोगे। ओके। तो इस केस में क्या होता है, अगर अर्ली रिटायरमेंट रहता है ना, तो ज्यादा पैसा इक्विटी में जाने का चांसेस ज्यादा होता है, विच विल टेक केयर ऑफ हिज लॉन्गर टर्म। मैं जी वही सोच रहा था, इक्विटी का एक्सपोजर हम बढ़ा सकते हैं ना? बढ़ा सकते हैं, यस बढ़ा सकते हैं। तो ये एडवांटेज है ना इसमें? हाँ एडवांटेज है, एडवांटेज। और कोई 85th ईयर में रिटायर होता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 करते हैं, उसके पास सिर्फ 5 साल है, तो वो इक्विटी में जा ही नहीं सकता है। वो तो जा ही नहीं सकता, बिल्कुल बराबर जी। राइट सर, थैंक यू। Param ji. Yes sir. Parmesh ji, yeah. Please unmute yourself. Sir, good evening, sir. Yeah, good evening, sir. Sir, very excellent session, sir. बस मुझे 2 चीजें थी सर। एक्चुअली आई एम ड्राइविंग, इट इज पॉसिबल कि आप इतनी भी स्लाइड्स आपने शो की हैं, अगर आप हमें मेल कर दें, और इवन बुक का नाम भी अपना अगर आप मेल कर दें, दैट विल बी ग्रेट सर, सो दैट आई कैन बाय इट। तो ये बुक का नाम है पावर योर चाइल्ड्स फाइनेंशियल फ्यूचर। फाइनेंशियल फ्यूचर अमेज़न पे आप टाइप कीजिए, आ जाएगा आपका। ओके ओके राइट। और स्लाइड्स आपने आज शो, ये जो स्लाइड है, इसमें कोई मतलब ये म्यूचुअल फंड का जो कंप्लायंस वगैरह सब होता है, आपको जानकारी कहीं पे भी डाला नहीं है, वरना हर स्लाइड पे डालना पड़ता है, तो इसलिए उस रीजन की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो दैट्स द रीजन, क्योंकि वो बाद में पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। बट ये रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ही है, मिलिंद जी ने काफी अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग की है, तो आप देख सकते हैं। I would appreciate if we can share the recording with us. Sure sir, we will share it soon. Thank you sir, thank you. Yeah, Sridevi ji, please unmute yourself. Sir, good evening sir, I am Sridevi from Karnataka. Yes, Really ma'am. very good session sir. You said on a mastery, can I have that mastery name and how can we do that course sir? No, there's no mastery course. I am saying you are in a mastery. see, एक पान वाला पान बनाने में मास्टर होता है, एक टेलर वाला कपड़े काट के सीने मास्टर होता है। हम MFDs को मतलब ये 2 चीज पे मास्टर होना चाहिए, रिटायरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन। सर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन सर? पता है, हम लोग के पास आपकी तरह से एक MFD और CFP है। CFP, fine. CFP, yes. And one more question I want to ask sir. My brother has retired. He is a government employee. Monthly pension 50,000 and 25 lakhs he is getting as a this pension. I mean lump sum amount. No doubt he has many things source of regular income, but sometimes we don't have any regular income like pension. Only if we get 30,000 30 lakhs, how can we make it this strategy sir? See, this is a very specific thing with limited data. I'm sure nobody would be able to advise. You are a MFD financial advisor. I'm sure you must be having some solutions for this, but I'm sure ki with limited data and other things, I will not be able to answer this right now. Yeah, Sridevi ji and Dipesh ji has already answered the question in earlier example to one of the MFD friends. Yeah. Thank you sir. Yeah. Thank you. Pramod Rohila ji, please unmute yourself. Yeah. First of all, let me thank you for helping us and guiding us in planning the retirement solution for the clients. Sir, I'm a new MFD. I mean, I've been in this profession for the last 3-4 years. So this is a learning phase for me. So I'm really impressed with this bucket strategy. Sir, do you have this bucket strategy made in Excel so that we can, it will be very helpful.
is it in, have you made it in Excel so that we can do some calculation like SWP and all these things? We can show it to clients. हाँ मिलिंद भाई, हम वो नेटवर्क एफपी का बात कर सकते हैं क्या इधर? Yes, you can go ahead. ओके, सो ये एक्चुअली मैंने सादिक को जानते होंगे आप, नेटवर्क एफपी? या तो सादिक के साथ बैठ के ये एक्सेल शीट में बना दिया है, and it's already a part of the toolkit that Sadik has. तो आप अगर आप नेटवर्क एफपी के मेंबर हो तो आप लॉग इन करके ये डाउनलोड कर सकते हैं. Yes, friends, that will only be available to network FP members only. So we can also design and बैठेंगे, डिजाइन होगा तो एक बार शेयर भी करेंगे. Thank you, sir, because it will be really helpful. I'm also thinking of planning to make it in Excel so that it can be used. Yes. ठीक है बनाएंगे. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. Unmute yourself. Thanks. हेलो Parikshit, yeah. हेलो. Yeah. Please go ahead. हाँ तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे इन्होंने लास्ट में बकेट 4 जो बताया है जिसमें इसी के अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो सर अगर उसमें से 1 साल बाद में अपन वापस रिव्यू करेंगे तो जो फर्स्ट बकेट खाली हुई है, 0 बकेट या फर्स्ट बकेट, तो उसके लिए फंड अपन बकेट 4 से लेके आएंगे? नहीं, अगर आप सोचो कि आपने मार्च 2019 में आपने चालू की, ठीक है, मार्च 2020 में आप क्लाइंट के साथ बैठे, मार्केट 40% गिर गया, ठीक है, आप कुछ नहीं करना, उस बकेट से और आप निकालते जाओगे, मतलब तो बकेट 1 से और निकालते जाओगे जब तक आपका 4th बकेट में पैसा नहीं बनेगा, तब तक आप नहीं निकालोगे उसको. आप 40% लॉस करके आप उसको रिडीम करने का कोई मतलब, ये तो कोई सेंसलेस हो जाता है फिर. तो बकेट 4 को तो तब हमें इंटैक्ट रखना है, जब तक नहीं उसको छेड़ना है, जब तक सेकंड बकेट थर्ड बकेट से पैसा 0 तो बकेट तक नहीं आए. हम लोग पूरा 6 साल टाइम ले रहे हैं ना. 6 साल के बाद में 7वां साल में आपका थर्ड बकेट तो आपका पॉजिटिव होगा ही होगा, बिकॉज वो बैफ है. तो 0 बकेट को फर्स्ट बकेट सेकंड बकेट से हम फिल करते रहेंगे. हाँ, मतलब आपका जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको 4th बकेट को हाथ लगाओगे. इक्विटी मार्केट 6 साल ऊपर नहीं गया तो आप 4th बकेट को आप हाथ ही नहीं लगाओगे. हाँ, क्योंकि इक्विटी के अंदर अगर पैसा लगा रहे हैं तो 5 साल से पहले का कोई मतलब ही नहीं है. यस, उसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड हुआ है. ठीक है सर, ठीक है. और सर नेटवर्क एफडी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, कुछ बताएंगे? अंकुर, दोस्तों ये क्वेश्चन हम स्किप करेंगे. दिस इज नॉट रिलेवेंट क्वेश्चन. दिस इज अ सिमिलर कम्युनिटी. या यू कैन सर्च ऑन गूगल. दूसरा सर क्वेश्चन ये था सर, ये जो आपका अर्थमित्र गुरुकुलम का सर, और कुछ आपके जूम कॉल वगैरह या जूम पे जो भी होता है सर, उसका थोड़ा सा इनविटेशन वगैरह बराबर मिलता नहीं तो सर थोड़ा सा, और सर टाइमिंग सर ये हम थोड़ा लेट नहीं कर सकते क्या सर? नहीं सर, ये हमने सर ये एक ट्रेडिशन बन चुका है कि ये टाइम मेजोरिटी लोगों का अभी ब्लॉक रहता है, और मेजोरिटी जो रूटीन में आने वाले लोग हैं वो यही टाइम पे ब्लॉक कर दिए हैं. तो अभी इसको चेंज करना ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट सोचेंगे इसके बारे में अगर सारे लोगों का सजेशंस फीडबैक आते हैं तो. एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट अर्थमित्र गुरुकुलम, प्लीज कनेक्ट अस पर्सनली ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर. सो विल गेट डिटेल्स. सर चैट में आप व्हाट्सएप नंबर वगैरह डाल दीजिए. या प्लीज डाल देता हूं सर, प्लीज. या पुनीता जी, गो अहेड. पुनीता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. गोविंद राजन जी. या पुनीता जी. सर माय क्वेश्चन इज, अगर किसी क्लाइंट का जो 0 बकेट है वो अगर इनिशियल ईयर्स में ही यूज हो जाता है, जैसे आज मैंने किसी का स्ट्रेटजी बनाया और वो इमरजेंसी से भी 2-4-6 महीने में आ गया, या मतलब 1 साल आ गया, तो वो 0 बकेट को मैं कहां से करूंगा, मतलब वो कैसे कोप अप? आपका जो बकेट 1-2 है जी सर, वो भी इमरजेंसी के लिए काम आ सकता है. ओके. मतलब आप मतलब आप कहीं से भी ऐसा नहीं कि जो क्लाइंट का क्लाइंट को सोचो आपने 15 लाख डाला है इस बकेट 0 में, डालते अगले महीने क्लाइंट
का ऑपरेशन हुआ और 15 लाख पूरा चला गया। यस। ओके, ऐसा हो सकता है। यस यस। इस सिनेरियो में आप क्या करोगे, आपका बकेट 1 बकेट 2 पूरा लिक्विड है। ओके। तो आप उसको मैन्युअली मूव नहीं करोगे, कल सोचो वर्स्ट केस में और पैसा जरूरत पड़ेगा और इक्विटी मार्केट रिटर्न नहीं दिया, तो आपको बकेट 1 बकेट 2 से आप निकाल सकते हैं। सर किसी केस में क्या कि लॉस भी बुक करना पड़ जाता है, मतलब नहीं, लॉस 1 2 में होएगा ही नहीं ना। नहीं, मतलब से 3 और 4 से मेरे को किसी भी सिनेरियो में कभी ऐसा हुआ है क्या? तो आपको निकालना ही नहीं है। नहीं, किसी इमरजेंसी केस में होगा ना, कि जैसे ये वाले केस में हुआ कि 15 लाख रुपए लग गया, अब मेरे को 15 लाख रुपए रिकूप करना है। नहीं सर, अगर आपके पास 15 लाख की है, मतलब क्लाइंट के पास 20 लाख की है। नहीं सर, जीरो बकेट में 15 लाख है। हाँ सर, जीरो बकेट में अगर